नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तभी हम लोग को सबसे ज़्यादा बैलेंस शीट को एनालिसिस करना पड़ता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एनालिसिस करना पड़ता है, क्वार्टर रिजल्ट को एनालिसिस करना पड़ता है एंड कैश फ्लो एनालिसिस करना पड़ता है। तो बाकी हम लोग अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको मनी कंट्रोल में ठीक से पता नहीं चलता, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना है, तो मैं आपको सबसे पहले सजेशन करूँगा, अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं सबसे पहले आपको सजेशन करूँगा, आप डायरेक्ट स्किनर.इन में लिंक डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। मैं ओपन कर रहा हूँ अभी, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो साइड है, ये जो प्रोफाइल है, ये रहा आपका स्किनर.इन। आप इस साइड में जा सकते हैं, जाके यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे बाटा, आप कुछ भी कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, आप कीबोर्ड में एंटर भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ऐसा सर्फेस आ जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। थोड़ा रुक जाइए, हाँ ये आ गया प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, यहाँ पर आ गया। ये जो है यहाँ पर आपको बहुत इजी तरीके से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिया जाता है। आप बहुत आराम से, जो इंपॉर्टेंट जो भी होता है यहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको देखना है ये सब इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एनालिस करने के लिए बहुत ही ईजी होता है, आपको यहाँ पर एनालिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर जो 2008 से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल मिल जाता है, बहुत साल पहले से आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। यहाँ पर 2019 तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी अगर आपको बैलेंस शीट में भी इतना पुराना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, जहाँ पर यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आप बहुत पुराना 10 साल का रिकॉर्ड क्या है, 5 साल का रिकॉर्ड क्या है, 7 साल का रिकॉर्ड क्या है, 20 साल का रिकॉर्ड क्या है, अब सभी इस साइड में आपको मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पर इस साइड के अंदर बहुत सारे और भी आपको बैलेंस शीट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टोटल, आपको अगर जाएंगे साइट के अंदर तो आपको CAGR का रिपोर्ट 10 साल के अंदर क्या हुआ है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ का रिपोर्ट, इक्विटी का रिपोर्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। किंतु हम लोग आज ज़्यादातर फोकस करेंगे यहाँ पर ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को आपको कैसे एनालाइज करना है, यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया आपको देखना है और कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा से देखना है, हम सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से मैं पहले बोलूँगा, एक्स इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या यहाँ पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए एंड फॉलो कर दीजिए। चलिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के, यहाँ पर जहाँ आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाके स्किनर.इन में सर्च कीजिए। वहाँ पर जो भी कंपनी का नाम है, आप कंपनी का नाम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पर पूरा आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा। बहुत ही ईजी टू यूज़ है और बहुत ही ईजी यहाँ पर सर्विस दिया जाए और सब कुछ फ्री है, आपको कोई भी चार्जेस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चार्जेबल नहीं है। ये नॉर्मली फुल फ्री है आपके लिए, और आपको बहुत अच्छा खासा बहुत सालों का रिपोर्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है, जो बैलेंस शीट में नहीं मिलता, बैलेंस शीट सॉरी एनुअल रिपोर्ट में भी नहीं मिलता। और हम चलिए इसमें मेन पैटर्न आते हैं। सबसे मेन पैटर्न है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को कैसे आपको देखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखने को मिलता है सेल्स एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट नेट प्रॉफिट, EPS एंड डिविडेंड पे आउट। ठीक है, यहाँ पर टोटल इतने सारे क्राइटेरिया है, आपको सबको देखना करना है। यहाँ पर ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सीन रहता है सेल्स, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड इंटरेस्ट, आपका टोटल नेट प्रॉफिट। ये जो 5 है, ये 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया प्रदान करता है। आपको इस 5 को सबसे पहले एनालाइज करना सीखना है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे बाकी का। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेल्स क्या होता है। सेल्स असल में कंपनी ने जो सेल्स किया है, कंपनी ने मार्केट के ऊपर अपना जो सामान है उसको कितने प्राइस में सेल किया है। यहाँ पर जो 1275 है, ये सेल करोड़ के फॉर्मेट में है। ठीक है, सबसे हम लोग पहले चेक करेंगे 2019 का 2931 करोड़ का यहाँ पर सेल्स किया था कंपनी ने। उसका 2018 में 2634 करोड़ का सेल्स किया है, मतलब सेल्स यहाँ पर ग्रो हो रहा है, सेल्स यहाँ पर ग्रो हो रहा है अच्छा खासा, करोड़ के फॉर्मेट में सेल्स हम लोग ग्रो होने को देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे एक्सपेंसेस क्या होता है, कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स होता है, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन लोगों को पेमेंट करने का खर्चा होता है। बाकी EPS होता है, बहुत कुछ मेडिकल का जो खर्चा होता है, सब कुछ कंपनी को बेयर करना पड़ता है। ये जो कंपनी इसमें जो बेयर करती है, उन लोगों को सैलरी का पेमेंट होता है, बहुत कुछ रहता है। और जो सर्विस को, कुछ सामान को यहाँ से और भेजने का भी सर्विस बहुत सारे में कंपनी करती है, उसका जो कंपनी का खर्चा आता है, सब कुछ में वो एक्सपेंसेस में दिखाया जाता है। यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, यहाँ पर सेल से कम होना चाहिए, नहीं तो कंपनी का अगर एक्सपेंसेस सेल से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर नेगेटिव में देखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जितना सेल्स कम हो उतना ही अच्छा है, मतलब एक्सपेंसेस कम हो उतना, जितना सेल्स ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। यहाँ पर एक्सपेंसेस आपको 2271 करोड़ का आपका एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरे साल को 2441 करोड़ का एक्सपेंसेस था। यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे, यहाँ पर 2634 करोड़ का सेल्स था, जहाँ पर
71 करोड़ का एक्सपेंसेस है। उसका हम लोग दोनों को माइनस करके जो निकलेगा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जो दूसरा वाला जो दोनों को माइनस करके सेल्स से एक्सपेंसेस को माइनस करके जो निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये असल में कंपनी के पास टोटल का जो खर्चा है, ये जो सब कुछ खर्चा वर्चा करके कंपनी के पास कितने पैसे आ रहे हैं। तो अभी तक बहुत कुछ माइनस करना बाकी है। यहाँ पर हम लोग अदर इनकम ये सभी हम लोग को माइनस प्लस करना है, हम लोग देखेंगे, उसके बाद सीखेंगे, धीरे धीरे सीखते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है ये थोड़ा आपको ठीक से समझना है। सबसे पहले जो यहाँ पर आपका सेल्स है, ठीक है, सेल्स आपने कितने किया है इसको हम लोग 100% पकड़ते हैं। उसके बाद जो एक्सपेंसेस क्या है इसके साथ हम लोग इसको डिवाइड करने के बाद जो निकलता है आपने कितने पैसे के अंदर कितने पैसे बनाए, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 7% कंपनी 2007 में 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जहाँ पर बढ़ते बढ़ते कंपनी ने 17,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपना इंक्रीज किया। मतलब कंपनी ने सेल्स जितना कर रहे हैं उससे कम एक्सपेंसेस कर रहा है 2007 के तुलना में। 2019 में और कंपनी ने जितना सेल्स किया था उसने उससे एक्सपेंसेस बहुत कम किया। जहाँ पर 2007 में कंपनी ने जितना सेल्स किया था वहाँ पर से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा था। आप देख पाएंगे 867 करोड़ के 67 करोड़ का जहाँ पर सेल्स था, वहाँ पर कम, वहाँ पर एक्सपेंसेस जो था 809 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस था। मतलब यहाँ पर कंपनी ने बहुत कम परफॉर्म किया था सेल्स के अंडर में, इसलिए 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा था। यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे 2019 में 17% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर बाकी सालों की तुलना में। अगर हम लोग सब ईयर में चेक करें 2016, 2012-13 में 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जहाँ पर मार्च आता है 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लोग को देखने को मिल रहा है। किंतु अभी तक ये जो 2020 का है ये अभी तक क्वार्टर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसका अभी तक TDM करके आ रहा है। इसलिए आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये 27% का अभी तक उन लोगों ने कंटिन्यू स्टेबल करके रखा है। अभी तक लास्ट क्वार्टर का वेट है, लास्ट क्वार्टर का आने के बाद इन लोगों भी अभी 2020 का इन्फॉर्मेशन देके यहाँ पर टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को दिखा देंगे। अभी तक जो दिख रहा है ये 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहा है कुछ 4 क्वार्टर के अंदर। अभी तक जो ये क्वार्टर है 4 क्वार्टर का मतलब 3 क्वार्टर का इन्फॉर्मेशन मिला है। अभी तक जब 4th क्वार्टर है, क्वार्टर 4th उसका इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे तो ये जो क्वार्टर होगा ये भी खत्म हो जाएगा। उसका 2020 का यहाँ पर दिखा देंगे क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर मतलब ईयर एनुअल। उसका तो चेक करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम क्या होता है, अदर इनकम आपको ठीक से समझना है। अदर इनकम होता है जो कंपनी का जो सेल्स है, मतलब कंपनी का जो बिजनेस, ये हम लोग बैलेंस शीट खोल के रखा है, ये असल में बाटा कंपनी का बैलेंस शीट है, ठीक है। बाटा कंपनी का जो बैलेंस शीट है इसके अंदर बाटा कंपनी क्या सेल्स करती है, शूज़ सेल करती है। शूज़ कंपनी अगर शूज़ सेल करती है, उसके बाद अगर कंपनी शूज़ सेल के बिना और भी कहीं से भी पैसे आ रहे हैं उसको हम लोग अदर इनकम में डालते हैं। कंपनी का जो मेन बिजनेस होता है उससे अलग तरीके से कंपनी अगर इनकम करती है तो उसको अदर इनकम से डेबिट मतलब अदर इनकम में दिखाया जाता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको। कंपनी जो बाटा कंपनी जो टोटल शू सेल करते हैं उससे अलग, मतलब अलग सेल्स कहाँ से होता है, आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है अलग सेल्स कहाँ से आ जाता है। अलग सेल्स बोलते हुए हम लोग बहुत कुछ आ सकता है, ये कई पर से आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी इतनी बड़ी है, कई पर से अलग सेल्स आ सकता है, अलग से अदर इनकम आ सकता है। ये कहाँ से होगा, अगर कंपनी ने कोई गाड़ी है, कंपनी के पास खुद का गाड़ी है, 4-5 बड़े बड़े ट्रक है, उन लोगों ने कंपनी ने लीज में दे दिया किसी कंपनी को, वह कंपनी का कोई सामान यहाँ से वहाँ से पहुँचा दिया, कि कंपनी का सामान नहीं था और किसी का सामान था, वहाँ से पैसे आ गए। उसकी कंपनी का कोई ज़मीन है, उस ज़मीन को किसी को लीज में दे दिया, ठीक है। कंपनी का कोई फैक्ट्री है जो खाली पड़ा हुआ है, उसको कंपनी ने लीज में दे दिया। ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, कई वजह से हो सकता है कंपनी का अदर इनकम। और कंपनी का अदर इनकम कहाँ से आ रहा है वो आपको एनुअल रिपोर्ट में प्रॉपर्ली दे दिया जाएगा। आपको अगर देखना है ये जो 130 करोड़ कहाँ से आ रहा है तो आपको डायरेक्ट एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा। ये 130 करोड़ कहाँ से आ रहा है, कंपनी वहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन दे देती है, ठीक है। यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट आपको समझ में आ गया अदर इनकम क्या होता है। उसके बाद हम चेक करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, कंपनी ने जो लोन लिया है, जो डेट है, कंपनी का जो डेट बोला जाता है, लोन बोला जाता है, बहुत लोग बोरोइंग भी बोलते हैं। ये जो बोरोइंग या लोन है, डेट होता है, कंपनी कुछ बैंक से लिया है, उस बैंक को इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है। जैसे आप पैसे लेते हैं बैंक से, कुछ लोन लेते हैं, उसके बाद आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, वैसे ही कंपनी ने जो लोन लिया है उसका जो होता है इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। ये कंपनी का जो 15 करोड़ है, ये कंपनी ने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। ये इंटरेस्ट जितना कम हो उतना अच्छा है। कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो पेमेंट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पेमेंट किया जाता है, ठीक है।
उसका मतलब दूसरा वाला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन असल में कंपनी के जितने भी सामान है, कोई ट्रक हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है, या कोई बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंपनी का कोई मटेरियल्स हो सकता है जो कंपनी ने खरीदा है, ऐसे बहुत कुछ होता है जिसका डेप्रिसिएशन होता है। आपको अगर डेप्रिसिएशन पता नहीं है, अकाउंटेंट टर्म्स में होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपने कुछ फ़ोन खरीदा है, जो स्मार्टफोन होता है। आपने, अब मैं आपके तरीके से बोला का कोशिश कर रहा हूँ, आपने स्मार्टफोन खरीदा है, कुछ स्मार्टफोन का उसके 10,000 रुपये में आपने स्मार्टफोन खरीदा है, उसका डेप्रिसिएशन होके कंपनी का जो स्मार्टफोन है, आपका स्मार्टफोन है, 1 साल आपने यूज़ किया, ठीक है। 1 साल यूज़ करने के बाद आपने 10,000 का फ़ोन खरीदा था, 1 साल आपने यूज़ किया। अगर 1 साल के बाद आप उसको बेचने जाए मार्केट के अंदर किसी भी को भी, आपको 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे, 10,000 रुपये से आपको कम ही मिलेंगे। जब आपका 10,000 रुपये का जो फ़ोन है उससे आपको कम ही मिलेंगे, वो 8,000 रुपये भी मिल सकते हैं, 9,000 रुपये भी मिल सकते हैं, उसको डिपेंडेंट है कौन खरीद रहा है, ठीक है। इस यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है, यहाँ पर को इजी तरीके से सोचना है कि आप जो मशीनरी है कंपनी का, वो मशीनरी का टोटल अकाउंटेंट जो होते हैं कंपनी के अंदर, वो लोग हिसाब करते हैं कंपनी का मशीनरी का कितना ज़्यादा यूज़ हो चुका है, कितना उसका डिप्रिसिएशन होता है, वो अकाउंटेंट हिसाब करते हैं मार्केट के हिसाब से। जो डिप्रिसिएशन हुआ है मार्केट के हिसाब से, वो 64 करोड़ का डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, मतलब अच्छा खासा डिप्रिसिएशन हो रहा है बाकी सालों के तुलना में। अगर 2015 में चेक करें, 2015-16 में यहाँ पर भी अच्छा खासा डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा था। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ठीक से समझना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, असल में कंपनी ने जितने भी अभी तक जो इनकम किया है उसका टैक्स अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला जा रहा है। मतलब कंपनी अभी तक टैक्स पेमेंट नहीं किया है, किंतु यहाँ पर और भी कुछ क्राइटेरिया छुपा हुआ है। सबसे पहले आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ हम लोग अदर इनकम को प्लस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर देते हैं। यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, ये दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, ये दोनों को एक साथ मिलके माइनस कर देंगे, और इस दोनों को एक साथ मिला के प्लस कर देंगे, जो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। आप समझ गए? मतलब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ रहा है ना, आप अगर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है कंपनी को, ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी कम हो रहा है, ये भी आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो दोनों मिला के जो ये दोनों हो जो होगा, इसको दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, और इस दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, ये दोनों को, ठीक है। इसको परसेंटेज को माइनस करते हैं, यहाँ पर परसेंट है ही नहीं, से समझ ले। यहाँ पर जो ये दोनों को हम लोग, ये दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे, और दोनों के अंदर हम लोग माइनस कर देंगे, जो निकलेगा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझने की कोशिश किया, बहुत इजी है असल में, इतना भी समझने की ज़रूरत है नहीं। बाकी हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो है अदर इनकम उनको प्लस किया गया, यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस किया गया, यहाँ पर डिप्रिसिएशन माइनस किया गया, जो निकला प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टैक्स कितना परसेंट पेमेंट करना पड़ रहा है कंपनी को। 35% टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है, 31% टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है, 32% टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है। किंतु बाकी यहाँ पर हम लोग ज़्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि टैक्स जो पेमेंट करना पड़ा है ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। गवर्नमेंट कितना परसेंट टैक्स पेमेंट करने के लिए बोल रही है आपको, कितना सामान है उसके ऊपर कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ा है, ये गवर्नमेंट के डिपेंडेंट है। इसलिए 35% का टैक्स पेमेंट करना पड़ा है, जहाँ पर 2019 में 31% का ही टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा था, ठीक है। आप लोग देख पाएंगे बहुत अच्छा खासा है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, बहुत ईजी टू यूज़ है, आप बहुत आराम से समझ पाएंगे। उसके बाद हम लोग जो टैक्स पेमेंट करने के बाद यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है, मतलब कंपनी के पास टोटल सब खर्चा वर्चा करके, सेल्स करके, एक्सपेंसेस करके, सब कुछ करके कंपनी के टोटल कितने पैसे पॉकेट में आए, जो नेट प्रॉफिट पॉकेट में आए हैं 221 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी के पास प्रॉफिट में आ चुके हैं। उसके बाद 2019 में है 329 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी के पॉकेट में आया है, ठीक है। बहुत ईजी टू यूज, आप समझ में आए नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट सभी को समझ में आता है, ये ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं। उसके बाद हम लोग कहेंगे ईपीएस क्या होता है। ईपीएस आपको सभी को पता ही है, अगर आप लोग ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, अगर फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा करते हैं, आपको पता है ईपीएस क्या है। ईपीएस असल में अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर मतलब आपका जो टोटल नेट प्रॉफिट है, इसके साथ हम लोग अगर टोटल शेयर को डिवाइड कर दे, टोटल शेयर को अगर टोटल शेयर अगर इसका 100 शेयर है, हम लोग एजम्पशन पकड़ रहे हैं, बाटा का 100 शेयर नहीं है, उसमें ज़्यादा है, करोड़ के ऊपर है, टोटल 100 शेयर इसका डिवाइड कर देंगे, जो निकलेगा वो ईपीएस होगा। असल में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, इसके साथ हम लोग अगर तो बाटा का टोटल शेयर डिवाइड कर देंगे, टोटल शेयर हम लोग अगर 1 करोड़ समझते हैं डिवाइड कर देंगे, तो टोटल जो निकलेगा वो ईपीएस निकलेगा। समझ गए? टोटल जो नेट प्रॉफिट है इसके साथ हम लोग शेयर को माइनस कर देंगे तो ईपीएस निकलेगा। अगर अर्निंग पर शेयर मतलब टोटल पर शेयर में, एक शेयर के पीछे कितने पैसे इनकम कर रहे हैं कंपनी, यहाँ पर एक शेयर के पीछे आप जितने शेयर है, एक शेयर के पीछे आप 17 रुपये कंपनी इनकम कर रही है नेट प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। नेट प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर में
₹17 इनकम करी है 2018 में। 2019 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ चुका है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ चुका है, नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है, इसलिए अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुका है। यहाँ पर 25 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर बढ़ चुका है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे लास्ट जो है डिविडेंड पे आउट। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि मैं डिविडेंड पे आउट ज़्यादा प्रायोरिटी देता नहीं हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि फंडामेंटल अगर अच्छा हो आप डिविडेंड पे आउट को देखकर छोड़ नहीं सकते कंपनी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिविडेंड पे आउट का अगर देखें कंपनी को छोड़ देंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आप छोड़ सकते हैं। डिविडेंड पे आउट देखिए 23% का बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट ये कंपनी पेमेंट करती है 2018 में, या 2019 में 24% का अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है। किंतु असल में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे आउट हुआ था देख पाएंगे, सबसे ज़्यादा कंपनी जब 2007 में अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती थी, किंतु बाकी धीरे धीरे कंपनी ने तो अच्छा खासा कम किया था। 2015 में डिविडेंड पे आउट बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था, 18% का डिविडेंड पे आउट था। उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट 24% का हम लोग को देखने को मिला है लास्ट क्वार्टर में 2019 में। अभी तक जो क्वार्टर है वो खत्म नहीं हुआ है, क्वार्टर खत्म होने के बाद यहाँ पर भी डिविडेंड पे आउट का इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया यहाँ पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होता है। अगर फिर से आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप रिपीट करके सुन सकते हैं, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मनी कंट्रोल में चेक करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ईजी टू यूज़ होता है, किंतु बाकी अगर आप बिगिनर्स है तो मैं बोलूँगा Skinner.in बहुत ही ईजी टू यूज़ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर यहाँ पर से एनालिसिस करता हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा समय बच जाता है, क्योंकि मैं अगर मैं इस कंपनी को मुझे ठीक लगता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर से तो मैं जल्दी जल्दी इंटरनल डेप्थ जानने के लिए मैं डायरेक्ट मनी कंट्रोल में जाता हूँ, उसके बाद सर्च करता हूँ। मनी कंट्रोल भी मैं यूज़ करता हूँ। फिर भी मैं इजी टू यूज़ बिगिनर्स के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बहुत लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बिगिनर्स ही नहीं जानते। ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं वही सबसे पहले सर्च करेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसे जानना है, इसलिए मैं बिगिनर्स के लिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को बनाया हूँ। इसलिए मैं इजी टू यूज़ अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा मनी कंट्रोल से अच्छा मैं Skinner.in सिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि Skinner.in में आप इजी तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।